दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के सामने 6 शर्तें रखी हैं कि हम इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर आप इन 6 शर्तों को मान लें। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम सोच के बताएंगे। अब सवाल इस बात का है कि जो ट्रंप ने शर्तें रखी हैं उसका मकसद क्या है और ईरान टाइम क्यों ले रहा है। आज हम इन 6 शर्तों को जानेंगे, उसको ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें किसके क्या फायदे हैं और क्या ईरान इन शर्तों पे साइन करेगा और ट्रंप साहब इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं कि कभी वो धमकी देते हैं और कभी शांति वार्ता के लिए शर्तें भेजते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है इसने पूरी दुनिया के जो तेल बाजार हैं उनमें हड़कंप मचा रखा है और भारत इस समय सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है क्योंकि 145 करोड़ की आबादी का 85% जो ईंधन है वो आयात होता है। साथ ही 145 करोड़ लोगों को खाने के लिए जो फसलें उगेंगी उसका फर्टिलाइजर भी करीब 30-35% आयात होता है। दूसरी तरफ जो रुपया है उसका अवमूल्यन जारी है। तो चिंताएं भारत के लिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो पॉपुलेशन का दबाव है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए हमें आयात पे निर्भर रहना पड़ रहा है और उसके लिए हमारे पास डॉलर की कमी है। और अगर ये लड़ाई जारी रही तो जो तेल पहले 60-65 डॉलर मिलता था अब 120 के आसपास पहुंच गया है और अगर ये नहीं रुकती है लड़ाई तो ये 150, 180, 200 डॉलर तक भी जा सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका काफी गंभीर परिणाम होगा। इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे, इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 6 शर्तें अमेरिका ने क्या रखी हैं और उसके फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं और भारत पे असर क्या होगा। इसको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और पिछले वीडियोस में भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि किस तरह से ट्रंप साहब अपने आप को अपने ही शर्तों में फंसाते जा रहे हैं। इस बात को भी समझना जरूरी है। दोस्तों जो प्रपोजल ट्रंप साहब ने दिया है उसका उन्होंने नाम दिया है पीस फ्रेमवर्क कि मैं शांति समझौता चाहता हूं और ये शर्तें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये शर्तें क्या हैं हम एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं। ट्रंप साहब की पहली शर्त यह है कि 12 साल तक ईरान अपने यहां पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम है उसको रोक देगा। अब ये 12 साल क्यों? ताकि एक टाइम लैग मिल जाए और 12 साल के बाद क्या स्थितियां होंगी, कौन राष्ट्रपति होगा, दुनिया के हालात क्या होंगे। ट्रंप साहब कहते हैं मैं क्यों इस झगड़े में पड़ूं, मुझे नोबेल प्राइज लेना है पीसफुल कंडक्ट के लिए, नोबेल पीस प्राइज। मैं अपना पीस प्राइज लेके 3 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद दुनिया का क्या होता है मुझे कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ उनकी शर्त यह है कि ईरान के पास जो भी इस समय 440 किलो के आसपास जो यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम है वो आप अमेरिका के हवाले कर दीजिए। मतलब आपके पास यूरेनियम किसी भी रूप में एनरिच्ड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ट्रंप ने रखी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये पहली 2 कंडीशन तो वो है जिससे वो इजराइल को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तीसरी कंडीशन है कि जो हुर्मुज है उसको खोल दीजिए ताकि दुनिया में जो तेल के दाम बढ़े हैं ये कम हो जाएं और दुनिया आसानी से रह सके। ये उन्होंने तीसरी कंडीशन रखी है। चौथा, अगर आप ये तीनों शर्तें मान लेते हैं तो धीरे धीरे अमेरिका सैंक्शन हटाएगा। अगर आप ध्यान से इस बात को समझे दोस्तों, जो ईरान का प्रपोजल था वो बिल्कुल अपोजिट था। मेरे आप पुराने वीडियो देखिएगा कि ईरान ने जो अपनी तरफ से 10 पॉइंट प्रपोजल दिया, उससे पहले 15 पॉइंट प्रपोजल दिया। ये हर चीज मेरे चैनल में एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ईरान वॉर पे, आप उसमें जाके हर डेवलपमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं। ईरान ने ये कहा था कि साहब पहले आप हमें सैंक्शंस हटाइए फिर ये हम कार्रवाई की बात करेंगे। ट्रंप का कहना है नहीं, पहले आप ये काम करिए फिर हम सोचेंगे
कि आपके ऊपर कौन सा और कितने सैंक्शंस हटाने हैं, और बाद में हम फिर जो आपके एसेट्स हमने फ्रीज किए हैं वो हम रिलीज करेंगे, और उसके बाद मिसाइल्स और प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह होती है जो आपके संगठन हैं, इनके साथ कैसे डील किया जाए ये भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। ये 6 शर्तें ट्रंप साहब ने ईरान को भेजी हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये शर्तें मान ली जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हम लड़ाई रुकने का इंतजार कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? दुनिया को तो फायदा होगा, क्योंकि इस समय जो रियल बैटल ग्राउंड है वो ईरान नहीं है, हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो बन गया है, क्योंकि वहां से पूरी दुनिया के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर छिड़ रहा है। जैसा आपको पता है कि दुनिया का 20% तेल वहां से आता है, गैस आती है, और जितने भी एनर्जी सप्लाईज खासकर एशियन कंट्रीज में, भारत, चीन, आपका जापान, साउथ कोरिया, यहाँ सब जगह जो एनर्जी है वो मिडल ईस्ट से जाती है, और इस समय सब जगह इस बात को लेके परेशानी है। और तेल के दाम जैसा मैंने कहा कि $120 पहुंच चुके हैं, और इस समय जो शिपिंग इंश्योरेंस है उसके दाम बढ़ गए हैं, एंड ओवरऑल सप्लाई चेन पैनिक हो गया है। सिर्फ तेल नहीं, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिल रहा, हीलियम गैस नहीं मिल रही, और बहुत सारी चीजें हैं जो मिडिल ईस्ट से आती थी, उन सब पे समस्याएं हो रही हैं। तो जो सबसे ज्यादा कंट्रीज एक्सपोज हुए हैं उसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन इकोनॉमीज जो गल्फ से अपनी एनर्जी खरीदती रही हैं, क्योंकि रशिया से उन्होंने लेना बंद कर दिया, तो अब वो डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट से। ये सब चीजें हमारे सामने। अब एक एक करके हम थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि इसमें फायदे और नुकसान क्या है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। पहली स्ट्रेंथ, प्रिवेंट्स इमीडिएट ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। अगर ये समझौता हो जाता है तो जो इस समय दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसका समाधान होगा, क्योंकि इस समय जो इन्फ्लेशन प्रेशर चल रहा है उसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि पूरी की पूरी जो स्थिति है वो इन्फ्लेशन जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, शिपिंग है वो शुरू हो जाएगी, तेल के दाम गिरेंगे, जो ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल हो रहा है वो सब काम डाउन हो जाएगा। इस बात को हमें समझना होगा। तो कुल मिला के इसका पॉलिटिकल फायदा भी ट्रंप साहब को मिलेगा जो वो चाहते हैं, क्योंकि अब नवंबर में चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव को लेकर स्थिति यह है कि ट्रंप को यह मैसेज मिल गया है कि वो जीतने वाले नहीं है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अमेरिका में पता है क्या हो रही है? ट्रंप ने अपने सारे अधिकारियों और मंत्रियों को कह दिया है कि फाइलों में ऐसा कुछ ना लिखें जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में हमको फंसा दे। तो इस समय अमेरिका में फाइलों की सफाई का अभियान भी जारी है। दूसरी तरफ इस पूरी बात का फायदा ट्रंप साहब को पॉलिटिकली भी मिलेगा, क्योंकि अगर तेल के दाम गिरते हैं तो पॉलिटिकली उनको फायदा होगा। ईरान के साथ अगर समझौता हो जाता है तो वो कह सकेंगे देखिए मैंने ईरान को भी काबू में कर लिया, और जो मार्केट्स हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, वो स्टेबलाइज होने लगेंगी। इकोनॉमी को कंट्रोल करने की दिशा में ट्रंप साहब आगे बढ़ पाएंगे। और ये वही है जैसा कि पहले जो लड़ाइयां लगाई उन्होंने, चाहे वो गल्फ वॉर था, फिर जो 80s में टैंकर प्रोटेक्शन का मुद्दा था, और नेवल एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो थे, इसका पर्पस यही था कि आप जो तेल के दाम हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दुनिया में, उसको कंट्रोल करें। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा ट्रंप का वो ये होगा कि जो उनकी पॉलिसी है मैक्सिमम प्रेशर प्लस नेगोशिएशन, वो कहते हैं मैं खाली नेगोशिएशन नहीं करूंगा, पहले सामने वाले पे इतना दबाव डाल दो कि वो टूटने लगे और खुद कहे कि ठीक है मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूं, ताकि हम अपनी शर्तों पे उस पे नेगोशिएशन कर सकें। इसीलिए अमेरिका हमेशा पहले सैंक्शन लगाता है, फिर मिलिट्री प्रेशर, और उसके बाद नेगोशिएशन, ताकि जो सामने वाली पार्टी है वो टूट जाए, दब जाए। लेकिन जब JCPO जब साइन हुआ था ओबामा के टाइम में, उसमें ही जो था वो नैरो फोकस था। अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि इसका कंट्रोल बड़ा हो, उसमें मिसाइल्स की बात नहीं थी, ये मिसाइल को लाना चाहते हैं, और उसके अलावा जो रीजनल इन्फ्लुएंस है ईरान का उसको कम करना चाहते हैं, और जो मैरीटाइम गारंटी है उसको भी कोऑपरेट करके ईरान के साथ लाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि हमने एक न्यूक्लियर डील कर ली, ट्रंप साहब कहते हैं इतना काफी नहीं है, हमें सब तरफ से ईरान को काबू करना है ताकि मिडिल ईस्ट और इजराइल के लिए थ्रेट ना बने।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान के लिए भी हित में है, इस समय जो ये मीडिएशन चल रहा है इसमें पाकिस्तान का काफी एक्टिव रोल है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो संबंध है गल्फ कंट्रीज में, चाइना में, अमेरिका में, ईरान में सबसे अच्छा है। भारत के लिए यहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है। इस समय हमारे संबंध ना चाइना से उतने अच्छे हैं, ना हमारे संबंध अमेरिका से उतने अच्छे हैं, तो हम मीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। इसीलिए इस समय जो स्थिति है वो ये है कि जो पाकिस्तान है वो एक रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही इससे चाइना जो पाकिस्तान है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल एज ए डिप्लोमेटिक ब्रोकर के रूप में उभर रहा है। जो पहले रोल जो था वो यूरोपियन कंट्री करते थे, लोग उनकी सुनते थे क्योंकि सब के साथ उनके रिलेशन थे, लेकिन अब ये रोल एशिया में पाकिस्तान की तरफ से उठ रहा है, और इसीलिए चाइना भी चाहता है कि लड़ाई कम हो, और उसकी तरफ से भी ये समर्थन होगा पाकिस्तान को कि आप इस मुद्दे को समझाइए और निपटाइए। कुल मिला के एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सेस बनेगा आउटसाइड यूरोप, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, गल्फ कंट्रीज, ईरान विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका एक नया एक्सेस बन सकता है। भारत की डिप्लोमेसी को भी यहाँ पे अपने आप को रीअसेस करना होगा कि इन बदलती परिस्थितियों में भारत के इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाए। लेकिन ईरान टाइम क्यों ले रहा है इसको भी समझना जरूरी है। ईरान का ये कहना है कि ये जो आप समझौते की बात कर रहे हैं ना, ये टेक्निकली सरेंडर डिप्लोमेसी। आप ये कह रहे हैं कि हम जैसा आप चाह रहे हो हम सबको सरेंडर कर दें, तो इससे क्या हमारी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? हम एक सॉवरेन कंट्री है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारा अधिकार है। आप कहते हैं नहीं, आप ये अधिकार छोड़ दीजिए, दुनिया में तो किसी और ने नहीं छोड़ा, हम क्यों छोड़ दें? तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि जो अमेरिका की डिमांड है वो अनरियलिस्टिक है, मैक्सिमलिस्ट है, वो अपनी तरफ से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम जो उनको कह रहे हैं सैंक्शन हटाइए, वो कहते हैं हम सोच के बताएंगे, धीरे धीरे हटाएंगे। और अमेरिकन विश लिस्ट है, ये लॉजिकल डिस्कशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस समय जो प्रपोजल आया है अमेरिका का, उस पर टाइम लग रहा है, क्योंकि ईरान के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का जो मुद्दा है वो एक नेशनल प्राइड का मुद्दा बन गया है। तो उसके लिए उनको पता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया आज पावरफुल है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, ईरान भी चाहेगा कि एक डेटरेंस क्रिएट हो, और न्यूक्लियर जो इकोसिस्टम है वो बार्गेनिंग लेवरेज भी। अगर आज ईरान के पास न्यूक्लियर या एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होता तो क्या अमेरिका ईरान के बारे में बात करता? वो लगातार बम बरसाते, जो भी नुकसान करना होता वो करते। और कुल मिला के सॉवर्टी की बात है, इसको लेकर ईरान कहता है हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकली अनसस्टेनेबल है, आपको इस बात को मानना होगा। दूसरी बात, अगर हम मान भी लेते हैं, चलिए हमने सरेंडर कर भी दिया, ट्रंप का क्या भरोसा कल को वो कहता है कि मैं अब सैंक्शंस नहीं हटाता, मेरा मूड नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं, वो फिर कोई नई कंडीशन लेके आ जाएंगे। ठीक है, हमने आपसे यूरेनियम मटेरियल ले लिया, आपने कमिट कर दिया कि अब बम नहीं बनाएंगे, ये तो 2 एग्रीमेंट आपने साइन कर दिए। अब ट्रंप साहब तीसरा कागज सामने रख देंगे कि ये भी साइन कर लो, उस स्थिति में क्या होगा? तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप पे भरोसा नहीं। इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा कि सबसे बड़ी इस समय जो प्रॉब्लम है ना, वो लड़ाई में हथियारों की नहीं है, इजराइल नहीं है, दूसरे नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रंप पे भरोसा नहीं। और जिस आदमी पे भरोसा नहीं, उससे क्या समझौता किया जाए? कल कब वो अपना स्टेटमेंट बदल देंगे पता नहीं। तो कुल मिला के स्थिति है कि मान लीजिए कि तेहरान ने डील साइन भी कर ली, पहली बात तो है कि ट्रंप खुद पलट जाए। ये क्या गारंटी है कि नया जो राष्ट्रपति आएगा वो ना पलटे, क्योंकि ओबामा ने साइन किया था, ट्रंप ने आके पलट दिया। तो कुल मिला के अमेरिका के इकोसिस्टम पे, वहां के गवर्नेंस मॉडल पे अब ईरान को भरोसा नहीं रहा, ट्रंप पे भी भरोसा नहीं, और आने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, सैंक्शंस वो हटाएंगे या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो ईरान को साइन करने से रोक रही हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हो समझौते की, और दूसरी तरफ आप ट्वीट करते हो हम रिजीम चेंज करेंगे। आप हमारी जनता को भड़का रहे हो कि आप रिवोल्ट करिए, हम ऊपर से बम बरसाएंगे, नीचे से आप सरकारी बिल्डिंगों में कब्जा कर लो और अपने हिसाब से शासन करो। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे चलेंगे? एक तरफ आप हमसे नेगोशिएशन की उम्मीद करते हो और हमारे खिलाफ ही बमबारी की बात करते हो, हमारे खिलाफ विद्रोह की बात करते हो। ये सब नहीं चलेगा। ये कान पे बंदूक रख के
डिप्लोमेसी नहीं होती है, ईरान का ये कहना है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना होगा दोस्तों है इजराइल फैक्टर। जैसा पहले सीज फायर में हुआ, ईरान ने कहा चलिए हमने सीज फायर कर दिया, उसमें लेबनान शामिल था, इजराइल ने कहा नहीं शामिल नहीं था। कल को मान लीजिए अमेरिका के साथ ईरान साइन कर लेता है, क्या गारंटी है कि इजराइल इस बात को मानेगा? आपने न्यूक्लियर मटेरियल दे दिया अमेरिका को, सारे एग्रीमेंट साइन कर दिए, फिर इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी, अब आपके पास डिफेंड करने के लिए क्या बचा? और अगर आपने रिटेलिएशन किया तो फिर आप कहेंगे आपने इजराइल पे अटैक किया इसलिए हम आप पे और सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इस समय स्थिति ये है कि जो इजराइल का फैक्टर है वो भी कंफर्टेबल नहीं है ईरान के लिए, क्योंकि कुल मिला के स्थिति ये है कि ईरान के पास तो अपनी सब कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ईरान अपनी सब कैपेबिलिटीज को सरेंडर कर दे इन द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल। अब ये कैसे होगा, इस बात को समझना मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिला के अगर ट्रंप साहब एग्रीमेंट कर भी लेते हैं ईरान से, तो इजराइल बोलेगा कि साहब मुझे पसंद नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए एग्रीमेंट हो जाता है जैसा हम बात कर रहे हैं, तो बहुत फायदे हैं दुनिया को, लेकिन लाइकली आउटकम क्या होगा? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इकोनॉमिक है, क्रूड के प्राइसेस और सप्लाई चेन के हैं, ये मुद्दे निपट जाएंगे। लेकिन अगर ये डील नहीं होती है, जो संभावनाएं कम लग रही हैं, इस हालात में इन 6 कंडीशंस पे तो होंगे नहीं, नई कंडीशंस होंगी, बैकडोर डिप्लोमेसी जारी होगी, लेने देने की बात होगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि ट्रंप पे भरोसा नहीं है, इजराइल पे भरोसा नहीं है, तो डील किससे करें? मुद्दा यहां आ रहा है। अगर डील नहीं होती है तो तेल की संभावनाएं, जो रेट्स हैं वो और बढ़ेंगे और ओवरऑल जो ग्लोबल रिसेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, और दूसरी तरफ ईरान, रशिया, चाइना का कोऑर्डिनेशन और बढ़ेगा, क्योंकि अब ये रास्ता ढूंढेंगे कि ट्रंप को कैसे निपटाया जाए, और साथ में जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये वाइडर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलेगा यूएई की हालत खराब है, कुवैत की हालत खराब है, बहरीन की हालत खराब है, ये कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, तो जितना रिजर्व्स इनके पास है वो कब तक चलेगा? वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत गंभीर हो जाएंगे, कितने समय तक वो बगैर टूरिस्ट के अपनी दुकान चलाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट करीब 15 से 20% है दुबई में, करीब एयरलाइंस बिजनेस 30% है, होटल इंडस्ट्री है, तो कुल मिला के जब व्यापार ही नहीं हो रहा तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और गंभीर हो जाएंगी, ये बात सबको समझ में आ रही है, तो स्थितियां गंभीर हैं। इसके अलावा अगर इंस्टेबिलिटी जारी रहती है तो डी डॉलराइजेशन रफ्तार पकड़ेगा, अल्टरनेट एनर्जी जो कॉरिडोर्स हैं अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, बाकी देशों से, वो डेवलप होंगे, और जो ग्लोबल ट्रेड अभी एक तरफ से हो रहा था वो फ्रेगमेंट होगा, यूरोप नए रास्ते ढूंढेगा, इंडिया को अलग कुछ ढूंढना पड़ेगा, अफ्रीका को ढूंढना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जो इस रेट पे क्रूड अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वहां पे फर्टिलाइजर भी नहीं पहुंचेगा, वहां पे भी भूखमरी की हालातें हो सकती हैं। तो भारत की स्थिति अगर हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहला मुद्दा है कि अगर समझौता होना किसी भी रूप में हो, भारत के हित में है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो इमीडिएट एड्रेस होगा। जब प्राइस कम होंगे क्रूड के, तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरेगी, भारत का जो रुपया लगातार गिर रहा है उसमें स्थिरता आएगी, और जो हमारे लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं वहां से जो रेमिटेंस आता है वो जारी रहेगा, वो भारत की बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए कुल मिला के इस बात को समझना होगा कि किसी भी रूप में समझौता हो वो भारत के हित में होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें कि जो ट्रंप साहब क्या करना चाह रहे हैं, कहते तो है वो पीस इनिशिएटिव, लेकिन उसके अंदर कई चीजें छुपी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप साहब को आप सीधा फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, वो आदमी किसी भी रूप में फेस वैल्यू पे लेने लायक नहीं है, क्योंकि जिसके रोज बयान बदलते हो वो आदमी खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है कि भाई दुनिया में क्रूड के रेट कम हो जाए, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो उनका प्रेशर मैकेनिज्म है उसको अप्रूवल मिल जाए, जो मैरीटाइम कंट्रोल फ्रेमवर्क है जो उन्होंने वहां पे ब्लॉकेड लगाए हुए हैं उसको लेजिटिमेसी मिल जाए, जो डोमेस्टिक इलेक्शंस आने वाले हैं वहां पे इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, और कुल मिला के अगर इसको ध्यान से देखें तो जो ओवरऑल रीजनल ऑर्डर है मिडिल ईस्ट का
उसको भी वो रीशेप करना चाहते हैं इन फेवर ऑफ इजराइल। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सिंपल है कि जो अमेरिका है वो चाहता है जो ईरान है वो एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करे, और जो रीजनल लिवरेज है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर करे और आगे बढ़े। लेकिन ईरान कहता है मुझे अमेरिका पे भरोसा नहीं। तो प्रॉब्लम अब क्या आ रही है, या तो ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू होगा या एक टेम्परेरी पॉज होगा जो अब चल रहा है सीज फायर का, और थोड़े समय बाद दोबारा लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि या तो अमेरिका खाली हाथ वापस जाए, ट्रंप साहब वो चाहेंगे नहीं, तो फिर वो तोड़फोड़ करेंगे, उसका असर फिर गल्फ कंट्रीज में होगा और स्थितियां बिगड़ेंगी। क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका की फौजें अपने आप को तैयार कर रही हैं, और ईरान भी अपनी जो फौजी नुकसान हुआ है उसकी तैयारियां वो भी कर रहे हैं। तो लड़ाई जब नए सिरे से शुरू होगी और भी ज्यादा घातक होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं और अपने आप को ज्यादा घातक बना रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो शर्तें रखी हैं ट्रंप साहब ने, ये वास्तव में शांति की अपील है या कोई नया जाल बुना है ट्रंप साहब ने ईरान के खिलाफ? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये ट्रंप की शर्तें ईरान मानेगा या कोई और शर्तें होंगी जिनके आधार पर यह समझौता होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।